डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक नया सब्जेक्ट शुरू किया, नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले हमने टाइटल समझा कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किसकी करनी है। तो हमने इसमें ये देखा कि हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करनी है जो कॉमर्स एक्टिविटी और मैनेजमेंट एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो इस जब अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं तो इन शॉर्ट आपके एक दिए गए सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, इसका नाम है OCM, जो पॉपुलर काफी OCM के नाम से जाना जाता है। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर पढ़ना क्या है, अब मुद्दे की बात करें? यस, अब हम मुद्दे की बात कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पोर्शन की। इस सब्जेक्ट के अंदर, पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको टोटल 8 चैप्टर दिए हुए। अब 8 चैप्टर के अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चैप्टर 1 में आप देखो, आपको जो पेपर रहेगा ना, पेपर वो आपको 116 मार्क का रहेगा। आपको उसमें से 80 मार्क का सॉल्व करना है, यानी कंपलसरी मार्क्स आपको 80 है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलाकर कुल मिलाकर आपको पेपर जो अवेलेबल रहेगा सॉल्व करने के लिए एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग देखो तो वो रहेगा 116 मार्क का। तो 116 मार्क्स में मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें कंपलसरी कितने मार्क्स है वो अपन एक बार देख लेते हैं। और ये इंडेक्स के माध्यम से ही, यानी इंडेक्स के माध्यम से ही हम लोग क्या तय करेंगे बताओ? पूरा फोक सिस्टम में मैं आपको 8 चैप्टर के पर्पस सर्व करने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने सब्जेक्ट का टाइटल बताते बताते मैं आपको 2 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया। मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया, किसने लाया, और मैनेजमेंट क्या काम करता है। एक बार मैनेजमेंट आ गया तो अपने मैनेजमेंट आ गया तो अपने आप का गोल अचीव होके ही रहता है। ये मैंने आपको सब बताया उस दिन की मैनेजमेंट एक मीन प्रोसेस है जिसके थ्रू अपना गोल डिजायरेबल अचीव कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होने की वजह से पढ़ाई में, पढ़ाने में, ओके, दुकानदारी करने में, यानी बिजनेस करने में, इंडस्ट्री करने में, यानी कोई भी एक्टिविटी के अंदर आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या है वो? यूनिवर्सल यानी क्या होता है? जहाँ पे हर जगह वो जहाँ पे यूज हो। इवन गवर्नमेंट चलाने में भी मैनेजमेंट होता है। ओके, समझा आपको अच्छे से? तो इस तरीके से पहले हम पूरे चैप्टर में कितने मार्क्स हैं वो पहले एक बार देख लेते हैं। कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसपी की तरह, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और फिर एक एक चैप्टर का फोक सिस्टम खत्म करके आपका फर्स्ट चैप्टर हम जाएंगे, यानी यहाँ से आज हमारी प्लानिंग शुरू हो रही है आपकी। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, चैप्टर 1 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक टेलर द्वारा दिए गए कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सदियों सालों के एक्सपीरियंस से उन्होंने बनाया साइंटिफिकली। साइंटिफिकली यानी क्या? जिसे कॉज एंड इफेक्ट पता है, यानी ऐसा करने से ऐसा ही होता है, यानी वो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के आपको सिखाए जाएंगे चैप्टर 1 के अंदर। और जब तक आप प्रिंसिपल नहीं समझोगे तब तक के आप मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करनी है तो पहले प्रिंसिपल्स आपको समझने पड़ेंगे। तो चैप्टर 1 आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है। अब देखो, ड्राफ्टर ने एक तो भी गलती की है कहीं तो भी नए पोर्शन में, तो कौन से? देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट का नाम दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो पहले के चैप्टर उसने मैनेजमेंट वाले दिए हुए। आप देखो, अगर देखो जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट पार्ट में आता है। OCM में पहले सी के कॉमर्स के अगर चैप्टर था तो हमको बहुत आसानी जाती थी पढ़ाने में। तो सर आप क्या करेंगे? मैं पढ़ाऊंगा पहले कॉमर्स के चैप्टर, फिर मैनेजमेंट के चैप्टर्स। ओके, और कौन से चैप्टर कॉमर्स के हैं और कौन से मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा होगा यहाँ पे। ओके, क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा अच्छे से? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सब्जेक्ट्स की। और अगर मैं तो जैसे कि मैंने बात किया कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक टेलर द्वारा दिया गया प्रिंसिपल्स है। यानी सर कहना क्या चाह रहे हो कि फ्रेडरिक टेलर ने ही मैनेजमेंट बनाया और फ्रेडरिक टेलर ने ही प्रिंसिपल बनाई? यस, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यस, प्रिंसिपल भी फ्रेडरिक टेलर ने भी शुरुआत की और मैनेजमेंट की शुरुआत भी फ्रेडरिक टेलर ने की है। आगे उसको बढ़ाने के लिए काम किया है हेनरी फ्योल ने। किसने काम किया है? क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। चैप्टर 2 का जो नाम दिया गया है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्योल ने बनाया एक्चुअली, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई पूछेगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने बनाया, तो हेनरी फ्योल ने बनाया। हेनरी फ्योल ने अपनी डेफिनेशन में कल देखा ना हमने क्या लिखा, हेनरी फ्योल ने बताया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू कमांड, है ना, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल।
अब वैसे तो ये स्टेप्स है, क्या है उसके स्टेप्स, और स्टेप्स को हमने नाम दिया है फंक्शंस या प्रोसेस। ओके क्लियर। तो मैनेजमेंट परफॉर्म कैसे करना है वो आपको चैप्टर 2 में सिखाया जाएगा। फिर चैप्टर 3 में जो है वो भी पार्ट है मैनेजमेंट का ही, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, यानी क्या कि अगर किसी को अपने ओनरशिप्स का मतलब ओनरशिप बढ़ानी है। एग्जाम्पल अभी आप दुकान लगाना चाहते हो, फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस में आप न्यू स्टार्टअप में आपको एज ए एंटरप्रेन्योर क्या क्या आपकी ड्यूटीज है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए बिजनेस के अंदर आपकी, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सिखाया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को मार्क्स बहुत कम दिए हैं, इसलिए मैं अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, मैं फर्स्ट डे बोल दे रहा हूँ। ओके मैं ये वैसे भी ये चैप्टर मैं बहुत कम इंटरेस्ट में देता हूँ एक्चुअली, मैं आपको बीफ में बता दूँ, यानी आपको 7 चैप्टर्स को फोकस करना है। अगर आपने इसको छोड़ भी दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो भी आपको पूरा 80 में से 80 मार्क्स का पेपर लिखने में आ जाएगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आता है 4 मार्क का आपको आएगा, 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू तो अपने को देख के ही पैसा नहीं देते, क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आपने इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है, कहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ये इकोनॉमिक के अंदर, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आप एक आधा एमसीक्यू तो गेन कर ही लोगे। और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन कौन सा आएगा वो आपको बता दूंगा, वो क्या वही आता है, आया करके आया तो करके आया, नहीं करके आया तो भी आपको और में दूसरे क्वेश्चन मिल जाएंगे मजे वाले, यानी मजेदार क्वेश्चंस। ओके क्लियर, समझा? बाकी इच्छा आपकी है, मेरी जैसे इट्स ओनली सजेशन, क्या है मेरी ये, तो 5 मार्क इसको कंपलसरी। अच्छा पहले चैप्टर में 7 मार्क कंपलसरी है, यानी 80 में से 7 मार्क आप अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और ऑप्शन मिला के 12 मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा चैप्टर जो है वो आपको 12 मार्क का आएगा, 12 मार्क का कंपलसरी, यानी 80 में से 12 मार्क का, बच्चा लोग 80 में से 12 मार्क का, और अगर 116 में से बात करूं यानी ऑप्शन मिलाकर, तो आपको यही चैप्टर जो है वो 15 मार्क का है। अब आपके मन में ऐसा है कि सर वो एसपी की तरह यहाँ पे यूनिट वाइज चैप्टर को यूनिट वाइज डिवाइड नहीं किया है, नहीं, यहाँ चैप्टर ही यूनिट है। ओके, तो यहाँ क्योंकि है ही 7 चैप्टर गिनती, क्या इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए चैप्टर वाइज यहाँ पढ़ते हैं। एसपी में 12 चैप्टर थे तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके क्लियर बच्चा लोग, समझा? आपको थोड़ी चीजें बारीक है जो आपको स्टार्टिंग से बताया, तो आपको काफी आगे स्मूथिंग जाती है काम करने में, और कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है वो भी आपको मालूम रहा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर 3 जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये 5 मार्क का है कंपलसरी, ऑप्शन मिला के भी, यानी पूरे 116 मार्क्स के पेपर में से 5 मार्क का आएगा। 5 मार्क में करो, 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा कोई भी, और 4 मार्क का एक शॉर्ट आंसर या आंसर इन ब्रीफ में आ सकता है बस। ओके क्लियर। और अगर एमसीक्यू नहीं आया तो वो 5 मार्क का एक क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6-7 के आसपास में जो आता है। अब सर इसका पेपर पैटर्न बताओ कि बिल्कुल चैप्टर होने के बाद आपका पेपर पैटर्न बनाएंगे हम लोग। अच्छा, मैं चैप्टर 2 में अगर बात करूं तो देखो एसपी का अगर आपको पोर्शन पता होगा, है ना, एसपी का पोर्शन सबको पता है क्या? तो एक लॉन्ग आंसर आता था, आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको लॉन्ग आंसर आता है 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, एक सॉल्व करना पड़ता है लॉन्ग आंसर जो मेन होता है। तो चैप्टर 2 में से आने की संभावना 80% है, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से एक आधा फंक्शन वो 8 मार्क के लिए दे सकता है, सर चांसेस 80%। सर क्यों? आगे 90 भी हो सकता है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे मुझे लगेगा कि नहीं ये बार ये चैप्टर पूछ सकता है वो चैप्टर, तो मैं आपको 90-95% का दूंगा प्रोबेबिलिटी। ओके क्लियर। चैप्टर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, 8 मार्क का लॉन्ग आंसर इसमें से आ सकता है। ओके क्लियर। ओके, चैप्टर 3 समझ में आ गया क्या क्या पर्पस सब करते हैं। चौथे में आऊं, चौथा चैप्टर की बात करूं अगर मैं, तो यहां से शुरू हो रहा है हमारा कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर कॉमर्स की दुनिया चैप्टर 4 से पढ़ने वाले। और मैं आपको बता दूं मेरे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 आपका यही रहेगा, फर्स्ट चैप्टर हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या बताया आपको अभी कि कॉमर्स के सब्जेक्ट पहले पढ़ाऊंगा चैप्टर्स, मैनेजमेंट के बाद में। टेक्निकली मैनेजमेंट की लैंग्वेज थोड़ी भारी होती है, तो उसको एंड मोमेंट में पढ़ाया तो ही याद रहती है। ओके बच्चा लोग, ये सब हमारी स्ट्रेटजीज है आपको स्कोर कराने के लिए, तो आप बेफिक्र होकर बैठिए, बिकॉज हमारा 10 साल का ये एक्सपीरियंस है, हम लोग हर साल यही खेल खेलते हैं, हमारे लिए नॉर्मल बात है। आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मानता हूँ, लेकिन हमारे लिए हर साल का है, तो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे आपको पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते, हम लोग वेल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है। समझा आपको क्लियर? चैप्टर 4 आपका फर्स्ट चैप्टर है। पुराने पोर्शन में चैप्टर 4 सेकंड चैप्टर होता था, सेकंड चैप्टर एक्चुअली, लेकिन नए पोर्शन में उसको 4th नंबर का पोजीशन दिया गया है। नाम है बिजनेस सर्विस। क्या है सर? एड्स टू ट्रेड वाली सर्विसेज है सर, बस
अब आपने 11th का अगर कॉमर्स पढ़ा होगा, कॉमर्स का स्कोप पढ़ा होगा जिसमें ट्रेड और एड्स टू ट्रेड है, वो सारे एड्स टू ट्रेड जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ओके, इंश्योरेंस और हाँ जो भी आपने पढ़ा होगा ये 6 अपनी एड्स टू ट्रेड सर्विसेज थी, वो सब आपको यहाँ पे नाम बदल के दे दिया है बिजनेस सर्विसेज। और मैं आपको बता दूं ये OCM, ये चैप्टर OCM की जान है। जान क्या है? पूछो क्यों? सबसे ज्यादा हायर मार्क्स स्कोरिंग वेटेज ये है चैप्टर नंबर 4। कंपलसरी 80 मार्क्स में से मैं थोड़ा फनी क्या होता हूं, आप तो उंगली दे तो हाथ खींच देते हो। हाँ चलो ओके, हाँ बेटा ये जानू जान ये घर पे करना, ओके हाँ यहाँ पे जाओ। चलो तुम्हारी मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, तुम्हारे हाथ पैर पीले करने पड़ते हैं। हाँ बुलाएंगा तो नाचूंगा बस। फिर चलो जतिन, मुझे मालूम है थोड़ा अंदर थोड़ा संभल कर एक के साथ, उसके बाद ओके यस। शादी की बात हुई तो कैसे अभी तक ऐसे बैठ गई, और शादी की बात हुई अंदर मन में तो लड्डू फूटे हैं, 2-3 लड्डू फूटे होंगे लगता। चलो ओके, और ऐसे सिंगल्स में नहीं जो हंसना नहीं, शादी की बात में सब हंस रहे, जो जिनके मुंह सुझे हुए थे ना वो भी, बेटा हम खा के बैठे हुए, डोंट वरी अबाउट इट। चलो ओके प्लीज। हाँ बिजनेस सर्विसेज और कुछ नहीं है, वही 11th की जो एड्स टू ट्रेड आपने सर्विस सेक्टर पढ़ी थी, द सर्विसेज व्हिच आर सपोर्टिंग टू ट्रेड इज नोन एज एड्स टू ट्रेड, यही यहाँ पे नाम बदल के बिजनेस सर्विस दे दिया। ओके तो इसमें आपको डिटेल स्टडी करनी है। सब फर्क है कि 11th में आपने ऊपरी पढ़ा, अब आपको इसमें 5 टाइप की एड्स टू ट्रेड है जो ट्रेडिंग को सपोर्ट करती है। अब उनको नाम बिजनेस सर्विस कीजिए सर, पहला क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो सर्विसेज देते थे जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, वो उनका मेन मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, इसलिए कर रही है वो बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी गुड्स से डील न करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उसका नाम दिया बिजनेस सर्विसेज। ओके तो 8 to 8 को यहाँ पे नाम बदल के बिजनेस सर्विस दिया है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ 12th में 11th में सब आपने ऊपरी पढ़ा था, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता दूं क्या, मैंने आधे से ज्यादा काम यहाँ पे कर लिया इसका। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने 11th में आपको ऊपरी भी दिया ही था, डिटेल में ही पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे भी आपको इंश्योर कौन है, इंश्योर्ड कौन है, ये 11th वाले बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है। 11th में मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ, आपको याद करो। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर तकलीफ जाती नहीं है। ओके 5 टाइप के सेगमेंट्स दिए गए सर्विस सेक्टर्स 8 to 8 वाले, कौन कौन से लीजिए। पहला आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग में सबसे अपेक्स बैंक कौन सी बताओ? RBI, ये सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शन कौन से? प्राइमरी, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। मैं यहाँ क्या पढ़ाऊँ, मेरे पास कुछ है ही बताने नहीं, क्योंकि 11th में सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया एक्चुअली, पता है क्या। प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। फिर उसमें सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस। तो मैंने आपको पता ना 11th अगर आपने गहराई से पढ़ा होगा उतना ही स्मूथिंग वर्किंग आपकी 12th में जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि मैं 11th सबसे लेट खत्म करता हूं और 12th उतना ही फास्ट स्मूथनिंग होता है अपना। ओके लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल बेस पढ़ा होगा तो मैं आता हूं इसकी तरफ भी, टेंशन मत लो। चैप्टर 4 तो पढ़ना ही है, कोक सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट बिजनेस सर्विसेज। कौन कौन से सर्विस सेक्टर सुन लीजिए 5 8 to 8 वाली, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सुन लीजिए, ट्रांसपोर्टिंग एंड 5 इज कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ क्यों? देखो वेयर हाउसिंग इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग आल्सो मार्केटिंग एक्टिविटी, दोनों में से एक ही देना था उनको, तो एक ही दिया मैंने वेयर हाउसिंग। अब टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होता है बताओ? बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, सब तो यहाँ पढ़ा हुआ है तुमको मैंने। मैं क्या तुमको यहाँ पढ़ाऊँ चैप्टर 4 में? सब यही है सब। व्हाट इज वेयर हाउसिंग एक्टिविटी? स्टोरिंग, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, ये सब आपका वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है। तो ये सब चीजें आपकी हुई अगर आपने गहराई से इसको देखा तो। और इसलिए 11th का टेक्स्ट बुक नहीं खुलवाता मैं आपको, क्योंकि मुझे 12th का भी डिलीवर इंडेक्स देना पड़ता है, ताकि 12th में आपको एकदम स्मूथली जाए। तो आपका 11th में कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा होगा, या आपके वो 11th के वीडियोस मेरे OCM के आपने देखे होंगे स्टार्टिंग के, तो डेफिनेटली आपका 4th चैप्टर आपका है, पूरा आपका है। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको इसमें 80 में से भावेश खैरो
80 में से कंपलसरी मार्क्स जो है वो 20 है, और 116 में से बात करूं अगर मैं ऑप्शन मिलाकर, तो आपको 27 मार्क्स का पार्ट इसके अंदर दिया है परफॉर्म करने को। अब जैसे पेपर पैटर्न आपको मैंने बता दिया कि लॉन्ग आंसर आएगा 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, एनी 2 आएगा, 1 सॉल्व करना है। तो अब तुम बता दूं मैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से 95% चांसेस है लॉन्ग आंसर आने का, 95% चांसेस। 100 बोल दिया तो भी कोई गवारा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैं 5% रिस्क लेने की यहां पे रखता हूं संभावना। ओके, यहां तक क्लियर पिक्चर, समझा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा ओसीएम का यही पढ़ाएंगे, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जो यही है। लेकिन मैंने 11 में आपको बहुत अच्छा डिलीवर किया है, तो मैं यहाँ पे फास्ट लूंगा, टाइम पास नहीं करना है। 56 सेशन टारगेट है हमारा। ओके, बाकी 55 सेशन इसके अलावा, और हमको कंप्लीट करना है पूरा चैप्टर, 7 चैप्टर। ओके क्लियर, 8वां नहीं 7। हाँ, यहां तक क्लियर पिक्चर, कोई डाउट नहीं है इसको। ओके, अब चैप्टर 5 की बात करूं, पहले मतलब 4 चैप्टर का पर्पस डिलीवर हो गया, इसमें कुछ और आप मुझसे सुनना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करूं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सुनो क्या होता है एमर्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, डेवलप्ड, उभरना, मोड है ना तरीके बिजनेस के। इस चैप्टर, ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा, पर्पस सर्व कर रहा हूं, सुन लीजिए। इस चैप्टर में बच्चे को, स्टूडेंट को ये सीखने को मिलता है कि आज के लेटेस्ट नए मोड्स बिजनेस के कौन से हैं। यानी आपने जो पुरानी साइकिल पढ़ी बिजनेस के, 2 एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स, वो आप कितना ग्लोबलाइज कर सकते हो, उसके तरीके कौन कौन से हैं बिजनेस करने के आज की तारीख में, नए नए मोड्स बिजनेस के, वो आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर आपको 2 नए मोड्स हैं। पहला, द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस, अमेजॉन वाले भाई हमारा। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस, मॉडल्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, B2B, B2C, C2C, G2G, B2G, ये सब क्या है, ये मॉडल्स है, नए नए तरीके। खैर हो जाते हैं। हाँ, ये कंसेप्ट आपको सिखाना है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में। दूसरा आपको सिखाया जाएगा बिजनेस आउटसोर्सिंग। अब सर इसके बारे में तो दर्शन दोगे? बिल्कुल, मैं रुके रहता हूँ, टेंशन मत लो, मेरे को घाई नहीं है, कोई मुझे घाई नहीं है, लेकिन ऊपरी ऊपरी बताऊंगा। डिटेल पे तो हम जब जाएंगे चैप्टर में, तो फिर से मैं एक एक चैप्टर का पहले पोक सिस्टम लेता हूँ, आपको बताया। ओके, पहले पोक करता हूँ चैप्टर के अंदर पूरा क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको लैंग्वेज और आपके कंसेप्ट और डिटेल में क्लियर करता हूँ। एक ही चीज आप, एक ही टॉपिक 3-3 बार पढ़ते हो आप, एक बार ऊपरी ऊपरी, एक बार गहराई में, और एक बार लैंग्वेज के साथ। तो मैं बात करूंगा ई बिजनेस की। तो ई बिजनेस किसको बोलते हैं, सुन लीजिए। जो भी बिजनेस एक्टिविटी यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ई बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको? ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स और ईमेल और आईबीएम से आया गया कंसेप्ट है। इन्हें पहले शुरुआत में क्या हुआ, पहले किसी ने ईमेल बनाया, बोला यार मेल अगर इलेक्ट्रॉनिक भेज सकते हैं तो हम गुड्स क्यों नहीं भेज सकते इलेक्ट्रॉनिकली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ई कॉमर्स बनाया। फिर ई कॉमर्स वाइड होते होते ई बिजनेस बन गया। मैं आपको बता दूं, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इन दोनों में अंतर है। ई कॉमर्स इज अ सब ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, यानी द सब्जेक्ट ऑफ द टर्म ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स। खैर हो आप इधर आ, देखते हैं हमारे पास, मेरे पास डेटा है क्या अवेलेबल ई बिजनेस का। अच्छा है क्या, सॉरी, ठीक है। ओके, ओक सिस्टम में, ठीक है। हाँ, यस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें आपको 2 टाइप के नए बिजनेस के मॉडल्स आपको सीखने को मिलेंगे। पहला कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस, और दूसरा होता है आउटसोर्सिंग, बिजनेस आउटसोर्सिंग। एक्चुअली अब सर क्या है ये, देखो ध्यान दो। सबसे पहले बात करूं मैं, ई बिजनेस क्या होता है। देखो, जब भी कोई ई इंडस्ट्रीज या ई कॉमर्स यानी ट्रेडिंग
यहाँ सर्विसेज, ई सर्विसेज, ई इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक एड टू ट्रेड सर्विसेज दी जाती है किसको? फ्रॉम बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर। तो उस एक्टिविटी को हम ई बिजनेस बोलते हैं। अब सर ये बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बोला? गुड्स तक तो ठीक था, लेकिन ये ई मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है भाई? बराबर कि नहीं? अब इसका एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान दो। द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स। इट इज एमर्ज बाय आईबीएम। फर्स्ट, सबसे पहले ई कॉमर्स की जो वेबसाइट लानी थी वो इंडियन आईबीएम, एक कंपनी थी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जिसने ई कॉमर्स का कंसेप्ट दुनिया को दिया। आईबीएम, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। और जो ई कॉमर्स आया वो आया कहां से? ईमेल से आया। ईमेल से डिराइव करके आया एक्चुअली, यानी किसी ने ईमेल बनाया होगा, उसको देखकर ई कॉमर्स शुरू हुआ। बढ़ते 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 ई बिजनेस हो गया। यानी क्या? ई बिजनेस में ई कॉमर्स आता है, लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स नहीं आता है। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला? द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स इज ओनली अ सब ब्रांच, एक ब्रांच है छोटा सा, उसका पार्ट है किसका? ई बिजनेस का। अब सर बिजनेस में दो एक्टिविटी आती है, इंडस्ट्री कॉमर्स, तो इसमें तो आता है यस इंडस्ट्री और कॉमर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के थ्रू। एग्जांपल दूं, देखो सिंपल है, ध्यान दो। आज तुम घर बैठे बैठे मेरे ऐप के द्वारा पढ़ रहे हो, वो ऐप कोडिंग से बनाया गया है, और कोडिंग से बनाने वाले को मैंने देखा तो नहीं है, बट उसने मुझे अपना ऐप बेचा है और हर साल मुझसे रेम्यूनरेशन कमा रहा है। ये होता है द कंसेप्ट ऑफ ई इंडस्ट्री। उसने मुझे ऐप बना के दिया, वो ऐप जो बना के दिया वो किसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है? वो है इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग जो आती है वो इंडस्ट्री में आती है, लेकिन उसने ऐसी चीज बना के दी जो इंटरनेट के अंदर चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ई इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको हम? और ई इंडस्ट्री बोलो या ई कॉमर्स बोलो, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। और ये एक नया एमर्जिंग मोड्स है। अगर आप अपने बिजनेस को रीच करना चाहते हो ग्लोबली, तो आपको अपने ट्रेडिशनल तरीके बदल के नए मोड्स, एमर्जिंग मोड्स आपको लेने पड़ेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहा है आज की तारीख में वो है ई बिजनेस। एक छोटे से वेबसाइट बनाने वाला पर्सन आज दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं अमेजॉन के मालिक से। अमेजॉन वाला जो ओनर है उसने अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी। उस वेबसाइट को इतना पॉपुलैरिटी मिल गया कि उसने अपना ऐप बनाया और ऐप आज पूरे वर्ल्ड वाइड छाया हुआ है। और ये जो कंसेप्ट है, आज घर बैठे बैठे वो अपने करोड़ों अरबों रुपए का जो बिजनेस कमा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जीता जाता एग्जाम्पल है ई बिजनेस का। ऐसे ही हर पर्सन के अंदर एक पोटेंशियल कैपेसिटी है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि मॉडल कौन सा लेना है। आप कभी भी शार्क टैंक देखते हो, तो शार्क टैंक देखने के बाद वो पूछते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है? B2B है, B2C है, B2G है, B2E है, B2C है या B2G2G है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस आप कर रहे हो, आपको कस्टमर टारगेट रखने हैं, आपको बिजनेस टारगेट रखना है, आपको गवर्नमेंट टारगेट रखना है, या आपको डायरेक्ट C2C कर रहे हो, कस्टमर बन के कस्टमर को बेच रहे हो। एग्जाम्पल, आज बहुत सारी वेबसाइट है जो अलग अलग मॉडल पे चल के वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा आपको, तो वो है सपोज फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन। अमेजॉन जो है वो B2B भी करती है और B2C भी करती है। यानी क्या? बहुत सारे बिजनेसमैन भी उससे माल लेते हैं एज वो फिर उसको डिटेल में बेचते हैं और वो डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाती है, तो वो B2C भी मॉडल करती है, बिजनेस टू कस्टमर। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर बना के देती है और गवर्नमेंट उससे पूरा अपना बिजनेस करती है। और वो जो गवर्नमेंट को बना के दिया सॉफ्टवेयर, उसका जो मॉडल बनाया हुआ है B2G मॉडल। क्या बनाया उसने? एग्जाम्पल आप देखो, रेलवे, अब इंडियन रेलवे आप देखो, IRCTC जो ये एप्लीकेशन है, ये किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया हुआ है, नीचे लिखा होता है, आप देखो, नोटिस करो। वो रेलवे को एक वेबसाइट बना के, ऐप बनाकर वो B2G मॉडल कर रही है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे मॉडल है जो C2C कर रहे हैं। क्या? कोई वेबसाइट बना के सेकेंड हैंड गुड्स OLX पे बेच डाल, है ना, eBay, है ना, OLX, eBay, ये जो बहुत सारी सेकेंड हैंड गुड्स का डीलिंग करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो C2C बिजनेस मॉडल कर रहा है। और सबका मेन पर्पस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है। कुछ वेबसाइट B2B, B2C में चलता है, कोई वेबसाइट B2G चलता है, गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, कोई G2B करता है, गवर्नमेंट बिजनेस को सप्लाई करती है ऑनलाइन। गवर्नमेंट जो बिजनेस करेगी
अरे आ रहा कुछ समझ में आपको? इस तरीके से बहुत सारे नए नए मॉडल्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो ये पहला कंसेप्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका नया एमर्जिंग मोड्स। पहला कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस, इसके नए नए मोड्स। देखो कोई भी न्यू स्टार्टअप करना है, या ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, सबसे पहले टारगेट कौन है, वो अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, आप देखो, नोटिस करो, जिस कंपनी ने मुझे ऐप बना के दिया वो B2B करती है। तो क्यों? उसने डायरेक्ट स्टूडेंट को टारगेट नहीं किया, स्टूडेंट मींस कस्टमर, क्लाइंट। उसने क्या किया, टारगेट रखा ट्यूशन टीचर्स को जो खुद बिजनेस कर रहे हैं। तो बताओ, अब बताओ, उन्होंने हमको बना के दिया, उससे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हो गया B2B मॉडल। क्या हो गया ये? आप समझे? यानी डायरेक्ट उन्होंने टारगेट शुरू किया है ओनली एंटरप्रेन्योर को, यानी एज ए न्यू स्टार्टअप जो करता है टीचर्स को। और टीचर अगर देखा जाए बिजनेस के पॉइंट से तो चला तो बिजनेस है ना वो भी, अरे कमर्शियल एक्टिविटी है ना, ये भी प्रॉफिट तो होता है यहाँ पे भी। तो हाँ, उसने जो मुझे बना के दिया, अब वो बोलता है हमने आपको जो एप्लीकेशन बना के दिया, अब आप B2C करो। यानी जो ये मेरे कोर्सेज बन रहे हैं ये B2C के लिए बन रहे हैं। समझा आप क्लियर? मैं भी ई बिजनेस कर रहा हूं, वो भी ई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कौन है? टारगेट एक स्पेसिफिक तय करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस हिसाब से मार्केटिंग कर पाए, उस हिसाब से अपना बिजनेस का मॉडल तैयार कर पाए। आप समझे कि क्लियर? अगर आप क्लास प्लस पे आप साइनिंग करते हो सपोज फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपसे पूछेंगे ट्यूटर है कि स्टूडेंट हो। अब आप बोलोगे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट करने के बाद भी आपको वो कोई कोर्सेज देंगे नहीं आपके एजुकेशन पार्ट का, वो बोलेंगे कॉल मीट विथ योर टीचर एंड बताओ उनको, हम आपको रेफर करने के पैसे देंगे। सोचो क्या बोला आपको, मैंने समझा? यानी अगर आप क्लास प्लस में लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको उनके वेबसाइट में तो पूछेंगे स्टूडेंट टीचर। अगर आपने गलती कर दिया स्टूडेंट टिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे कि प्लीज अपने ट्यूटर, आप जहां ट्यूशन क्लास पढ़ते हो इंग्लिश में लिखा रहेगा, वो उसको रीच करो। आपको अगर आपके टीचर ने हमसे ऐप बनवाया तो आपको भी रेफरेंस के तौर पे आपको पैसे मिलेंगे। यानी टारगेट आप हो ही नहीं, टारगेट कौन? टीचर्स है। ओके, और टीचर्स को एक ऐप देकर वो बोलते हैं B2C करो। क्या करो? डायरेक्ट कस्टमर। समझा क्या आपको? और जो हम बना रहे, जैसे मेरा ऐप, मेरा खुद के ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन है, आपको दिख रहा है, तो स्टोर में बहुत सारे कोर्सेस हैं बने हुए। वो कोर्सेस मेरा हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया वो? मैं मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यानी ई बिजनेस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और उसको बेचूंगा तो ट्रेडिंग करूंगा, ई ट्रेडिंग करके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करके मैं बिजनेस का ई बिजनेस मॉडल चला रहा हूँ। मैं आपको दूं, अगर आप लोग स्विच नहीं कर रहे हो या नहीं सोच रहे हो तो आगे आपका बिजनेस करने का सर्वाइवल बहुत नुकसान वाला काम है। क्योंकि जिस तरीके से रैपिड इंटरनेट का स्कोप बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ई बिजनेस का मॉडल जो है वो आगे हर दुकानदार डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। और उस टाइम पे आप फर्स्ट मूवर नहीं कहलाओगे अपने लोकल एरिया के अंदर। और मैं बताऊं, हिस्ट्री वही क्रिएट करते जो फर्स्ट मूवर है। अब आप देखो, आपको कहूँगा सर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं, तो सर को रेवेन्यूज क्या है? भले अभी रेवेन्यू कमा रहे हैं, लेकिन आगे मुझे बताया कि ट्रेडिशनल टीचिंग पूरी तरह नहीं तो 50% तो बन जाएगी, क्योंकि वो हम लोग अपने कन्वीनियंस से हम पढ़े, मुझे जब पढ़ना होगा मैं तब पढ़ूंगा, टाइमिंग मेरा, सब मेरा। तो इस हिसाब से फिर वो नए जो मॉडल आएंगे ई टीचिंग यानी ई बिजनेस के मॉडल्स, उसी में ही बच्चे फिट बैठेंगे। आगे सब बच्चे टैब रहेंगे, बच्चों के टैब, और टैब इतना सस्ता हो जाएगा कि हर बच्चा क्या बोलेगा कि भैया मैं इधर ही पढ़ रहा हूँ, जान दे काय को जाऊँ दूर। क्योंकि ई बिजनेस का एक बेनिफिट क्या है, ई टीचिंग का बेनिफिट क्या है? ई टीचिंग का बेनिफिट ये है कि आप पूरे एक्सपर्ट लोग अपने घर पे ला रहे हो, जो आपको वहां पे 3-3, 4-4, 1-1 साल आप जो रहने जाते थे, आप घर बैठे बैठे वो एक्सपर्ट ला रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, अभी किसी को दिल्ली से पढ़ना है तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में दिल्ली वाले टीचर को अपने घर में अपने मोबाइल के अंदर ला सकते हो, बिकॉज ऑफ ई बिजनेस, द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस। आप समझे? यानी कितने भी एक्सपर्ट लोग हैं आपके घर में, आपके मोबाइल के अंदर वो रेडी है पढ़ाने के लिए आपको। इसलिए कंसेप्ट बढ़ रहा है, उसका स्कोप बढ़ रहा है। और मेन तो कॉस्ट कटिंग हो रही है। जो ट्रेडिशनल ट्यूशन क्लासेस 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की होती थी, मात्र हजारों में वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वही कोर्स। और उनको भी क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वन टाइम है बनाने का काम, बार बार तो ना बनाएंगे वो लोग, बना के बैठो, जो तो नया क्वेश्चन नहीं आता वही दे दो, खत्म करो विषय। आप समझिए मेरी बात? तो बार बार बनाने की कॉस्ट नहीं आती, तो वो डिवाइड हो जाती कॉस्ट, उनको पुड़ता और जो पढ़ रहा है उनको ही पुड़ता इस तरीके से। और मेन तो क्या है, रीचिंग लेवल बढ़ाती। ट्रेडिशनल टीचिंग में कितने लोग बढ़ाएंगे एक साथ? 100 लोग, 200 लोग, यहाँ हजारों लोगों को तुम अपना कोर्स बेचो ना, कौन मना कर रहा है? इस तरीके से अगर रीचिंग बढ़ाना है, बिजनेस का मॉडल चेंज करना पड़ेगा।
और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ OCM को पढ़ो मत, उसको सच में इम्प्लीमेंट करो अपने बिजनेस के अंदर। और अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो तो ई बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो। बाद में क्या होगा, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, उसके बाद आप अगर ई बिजनेस में स्विच करना भी जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ काम होगा। इसलिए अगर बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं आपका मेरा एक सेशन रहेगा कि ई बिजनेस को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आगे का जो जितना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर ई बिजनेस तो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन लेके बैठा हुआ है। क्यों आप अकोला के अंदर सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो? आप बढ़ाओ ना अपना रीजन, बढ़ाओ ना, इकोनॉमी बढ़ाओ ना, स्टेट लेवल पे जाओ, नेशनल पे जाओ, फिर वर्ल्ड में जाओ। क्यों आप अपने अकोला के कस्टमर्स को सिर्फ कर रहे हो? कल क्या हुआ, मेरे पास एक ग्राफ आता है हर हफ्ते मेरे पास एक ज्योग्राफी ग्राफ आता है कि मेरे जो व्यूज है वो कौन कौन देखता है। स्टोर में जाके आता है लीड ऑप्शन आता है कि कोई गया है आपके कोर्स में। तो मुझे उस दिन ग्राफ में क्या आया, दिल्ली, गुजरात, यहाँ के बच्चे मेरे कोर्स रीच कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। सोचो, आप समझ मेरी बात को? अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ज्योग्राफी का ग्राफ, तो देखो आज तो पूछा नहीं, दिखा रहा हूं ना, सॉरी, यहाँ पे इट्स रिक्वेस्ट टू यू, मुझे आवाज नहीं चाहिए। देखो ये है आइडेंटिफिकेशन। ये देखिए मुझे हर अपना ज्योग्राफिकल आता है एरिया। हाँ ये देखिए, एक मिनट, इट्स ओके। हाँ, स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट ट्रीज शो बिलो, कुछ इधर आया है, ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है मोबाइल के लिए एप्लीकेबल हो, पीसी के लिए नहीं हो, है ना। एक मिनट रुको, हाँ नीचे है शायद से। अच्छा वो करंट का नहीं था इसलिए शायद नहीं हो रहा होगा, ये एक बार ट्राई करते हैं। हाँ अब देखिए, कोर्स व्यूअर्स दिख रहा है आपको? अगर मैं इसकी जूमिंग पे बात करूं, ये देखिए कहां से आया हुआ एक व्यूअर, मथुरा। आप देख रहे हैं आपको? एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट। हाँ आप देखो, एक न्यू दिल्ली से है, दिख रहा है आपको बच्चे लोग? हाँ उसका एड्रेस भी आता है, डोंट वरी, जूम करते होगा ना। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। देखो आप लोग ना इसीलिए ही मतलब मेरे को ऐसे कॉम्पिटेंसी दिखती है आपके अंदर, बच्चों के अंदर, ऑफलाइन वाले बच्चों के अंदर, इसलिए कुछ नया बताने की मुझे इच्छा नहीं होती है। अब आप देखो 3 लोग यहाँ पे, अगर बात करूं मैं जलगांव से एक बच्चा है, ये अकोला से व्यू किया एक, ये एक हफ्ते का, हर हफ्ते का आता है, यानी एक हफ्ते में कितने व्यूअर्स आए मेरे को, ये देखो 9 लोग नागपुर में। ये कहाँ का है? हाँ ओके, इट्स ओके। पड़ोसी होंगे। सिंधवाड़ा साइड से है। ओके, तो क्यों मैं अपने मतलब क्यों मैं एक लोकल एरिया में सिर्फ रह जाऊं? मैं अकोला बैठे बैठे आज पूरे वर्ल्ड तक रीच करता हूं अगर मेरे अंदर और ये जो लीडिंग आती है बच्चा लोग, ये कोई मैंने बनाई हुई लीड नहीं है, ये जो ऐप में जहां से वो लॉगिन करते हैं वहां पे आपको स्टेट पूछते हैं। आप देखो सबसे पहले आपको स्टेट पूछते हैं वो, तो स्टेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप लॉगिन होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है बच्चा लोग, हाँ हाँ, तो ये इमर्जिंग मोड्स का जलवा है और कुछ नहीं है। दूसरा है द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग अगले चैप्टर पे जाते हैं और फिर इमर्जिंग मोड्स फोकस करेंगे नेक्स्ट बनाता हूँ। तो 4 चैप्टर मैंने क्लियर किया, समझा आपको कौन से, और 5वां आधा कंप्लीट किया। कौन सा? इमर्जिंग मोड्स में क्या पढ़ने वाले हो? कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस। दूसरा पढ़ाऊंगा आउटसोर्सिंग, कल पढ़ाऊंगा अच्छे से, और उसके कितने मॉडल्स है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ओके क्लियर? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। स्टार्टिंग के कुछ सेशंस थोड़े मैं कम ले रहा हूँ
एक बार लिंक रख दो, फिर 1-1 घंटे के सेशंस रहेंगे।